नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ श्रुति भंडारी। शुरुआत करेंगे जो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद आज चुनाव आयोग फाइनल सूची जारी करने जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को ऑनलाइन जारी करेगा। बिहार की जनता चुनाव की अधिकृत वेबसाइट पर पूरी सूची को देख सकेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एडीएम के पास में हार्ड कॉपी के रूप में मौजूद रहेगी। इसके साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट सभी राष्ट्रीय पार्टियों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी मुफ्त में दी जाएगी, जबकि स्टेट लेवल पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को वोटर लिस्ट के लिए फीस जमा करनी होगी। वहीं ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख मृत, साथ ही स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटरों के नाम भी हटा दिए गए थे। फाइनल लिस्ट में आने के बाद अब बिहार में चुनाव प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत 3 सदस्यीय आयोग की टीम 4 से 5 अक्टूबर को राजधानी पटना पहुंचेगी, जहां पर दौरा किया जाएगा और माना यह जा रहा है कि इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में छठ पर्व के बाद यानी कि 5 से 15 नवंबर के बीच हो सकता है। जो 89 लाख ऑब्जेक्शन किए गए थे उसका क्या होगा, और इलेक्टोरल रोल क्या ये मतलब स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे कि इलेक्टोरल मोड में होगा, ये भी देखना पड़ेगा। इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और जो एसआईआर की जो ड्राफ्ट आई है, ड्राफ्ट के बाद में जो ऑब्जेक्शंस थे वो 89 लाख तक का ऑब्जेक्शन थे। उन ऑब्जेक्शन का अगर निस्तारण नहीं होता है और फिर चुनाव हो जाता है तो कहाँ तक ये चुनाव वैध होगा। कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि गांव के गांव में, बूथ के बूथ में लोगों के नाम नहीं है, उनके पास दस्तावेज भी हो सकता है निचले स्तर पर प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट रोल आ भी रहा है उसको भी बाकायदा स्क्रूटनी होगी और मतदाता स्क्रूटनाइज करेंगे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद वहाँ से न्याय भी मिला। पूरे विपक्ष ने पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा उठाया और आज वो सूची जारी हो रही है। समाजवादी पार्टी समझती कि पूरा विपक्ष सतर्क भी है और सूची जारी हो रही है, उसको हम देखेंगे भी। बिहार में किसी भी तरह का कोई हथकंडा भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष वो चलने नहीं देगा। और देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। बीजेपी के नेता आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किशोर कुणाल जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, आसिफ नाथ तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, बादशाह आलम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में, और शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से ही करूंगी। आसिफ नाथ जी, जो कि देखिए एसआईआर को लेकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, काफी हो हल्ला हुआ था। बिहार से शुरू हुआ प्रदर्शन सीधा देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा था और हम लगातार तस्वीरें देख रहे थे। लेकिन सर, आज चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर सूची की जाएगी उस पर कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन क्या है? देखिए मैडम, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है उन लोगों ने जो बातें रखी, जो पक्ष अपना रखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आभार इस बात के लिए हम व्यक्त करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई तो हम आपकी पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। तो उसके बाद चुनाव आयोग सतर्क हुआ। हाँ। फिर कागजात को लेके जो हमारा अनुरोध था, पक्षकारों का जो अनुरोध था कि भाई ऐसे ऐसे आप कागज मांग रहे हैं जो आमतौर पर सबके पास होते नहीं है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी टिप्पणी कर दी कि मेरे पास भी इस तरह के कागजात नहीं है। तो चलिए, आधार और बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया, देर से ही सही, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे भी माना और इससे भी बहुत लोगों को राहत मिली। कई सारे काम जो हमसे छूट गए वो आप मीडिया कर्मियों ने किए। आप पत्रकारों ने कई जगह ये खोजी खबर चलाई कि भाई एक 10 बाई 12 के कमरे में 150 वोटर रजिस्टर्ड है, अलग अलग जाति धर्म तमाम तरह के लोग उसी 10 बाई 12 के कमरे में रहते हैं और वहीं से वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा है। तो ऐसी कई खबर आप लोगों ने भी दिखाई। चुनाव आयोग की ये गड़बड़ियां बिल्कुल जग जाहिर जब होती गई और चुनाव आयोग बेनकाब होता गया कि उसने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है, तो उसने अपनी लाइन और लेंथ को भी बदला। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल से जो सटा है, वहां के एक वाल्मीकि नगर और धनहा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे वोटर भी पकड़े गए जो जब गुजरात का विधानसभा चुनाव था तो गुजरात के वोटर थे,
महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ तो वो महाराष्ट्र के वोटर थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का वोटर थे, और जैसे ही बिहार का चुनाव आया उन्हें बिहार का वोटर बना लिया गया। तो ये जो तैरता हुआ वोटर है, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां का वोटर बना दिया जाता है, तो ऐसी भी गड़बड़ियां पकड़ी गई। अब इस फाइनल ड्राफ्ट में हमें देखना है कि उन लोगों को हटाया गया है या उन लोगों को रखा गया है। अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट ने कहा भी है कि अगर हमने गड़बड़ी पकड़ी तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी का जो प्लान भी है वो भी पूरी तरह से तैयार है। ठीक है सर, लॉटरी पहले एक एक रिएक्शन सभी से ले लूं। आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, बादशाह आलम खान जी आपके पास आते हुए। सर, एसआईआर प्रोसेस जब चल रहा था तो उस दौरान एसआईआर प्रोसेस से पहले अगर मैं जिक्र करूं 7.89 करोड़ वोटर थे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है, जो फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है आज की तारीख में, उसमें 7.3 करोड़ नाम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के वोटर काट दिए हों, जिस तरह के आरोप आप लगातार चुनाव आयोग पर लगा रहे थे? देखिए, चुनाव आयोग का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, लेकिन ये बिहार का इलेक्शन देख के जिस तरह से चुनाव आयोग के पिछले दिनों का रिकॉर्ड रहा है, उससे ये तो लग नहीं रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग कराएगा। क्योंकि वोटों की चोरी सिर्फ वोटर लिस्ट से ही नहीं होती है, वोटर की चोरी हर लेवल के ऊपर चुनाव आयोग, सारी मशीनरीज इनकी है। इनके आजकल देखिए कितने जो है आईपीएस आईएएस के ट्रांसफर कर रहे हैं, ये किस बूथ के ऊपर किसकी ड्यूटी लगाई जा रही है, किस जाति के लगाए जा रहे हैं। तो ये कई स्टेजे पर जो है चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करता है और वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है। हाँ। जो पीछे भी आपने देखा है कई उसमें बनाया इन्होंने। अब जो 89 लाख का जो है जब ऑब्जेक्शन रेज हुआ है कि जैसे आपने बताया कि 7.89 की जगह पर 7.83 करोड़ रह गए, तो ये 89 करोड़ का ये क्या कर रहे हैं ये? इसको अभी आज लिस्ट आएगी तो ये देखा जाएगा कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, उसमें से कितने रह गए, कितने चले गए। अभी खबर आई है कि एक ढाका कंस्टिट्यूएंसी है पूर्वी चंपारण में, जहां से 80 लाख मुस्लिम वोटर सिर्फ वहां से काट दिए गए हैं। तो ये चुनाव आयोग क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई ऐसी गड़बड़ी मिली तो हम उसको एसआईआर को रद्द भी कर सकते हैं। अब उस पर एक गड़बड़ी भी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट भी कोई जो है क्लियर एंड कट फैसला नहीं ले रहा है। अब देखिए 3-4 तारीख को इलेक्शन भी वहां डिक्लेयर हो जाएगा और फिर ये चुनाव आयोग जो है मनमाने ढंग से वहां इलेक्शन कराएगा, वोट चोरी करेगा और अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहेगा। आज तो सिर्फ वोट चोरी के ऊपर ही यहाँ मामला चल रहा है बिहार के इलेक्शन के ऊपर, न कोई रोजगार की बात हो रही है, न कोई भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अभी देखिए बीजेपी के 5 नेताओं पर कैसे कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीएजी ने जो है 70-72 करोड़ रुपए का जो है 1000 करोड़ रुपए का दिखाया, उसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। तो ये इस वक्त सिर्फ वोट चोरी करके ये वहां सरकार बनाना चाहते हैं और बिहार की जनता इसको देख रही है। अभी तो आज लिस्ट आ रही है, लिस्ट आने के बाद देखिए और क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। पिछली गड़बड़ियां जो वोटर चुनाव आयोग ने किया है, एक घर में 80-80 एक हजार वोटर मिल रहे हैं, पता 0 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आज ये वोटर लिस्ट आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा। हमारे भी बीएलए लगे हुए हैं, उसको हम लोग विधानसभा लेवल के ऊपर देख रहे हैं उसको, और ये चीजें संज्ञान में लाई जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जब यहाँ पर सूची जारी होगी उसके बाद ही तमाम चीजों का जिक्र किया जा सकता है। किशोर कुणाल जी, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोगों पर ही आरोप लगे हैं, बीजेपी जेडीयू पर आरोप लगे हैं कि वोट चोरी की यहाँ पर की गई है, तभी तो आप लोग दशकों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार पर अभी तक कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईआर की जो सूची अब जारी हो जाएगी, क्या उसके बाद बिहार की सियासत कंट्रोल में रहेगी? देखिए रितु जी नमस्ते। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा, मैं दोनों विपक्ष के प्रवक्ताओं को ध्यान से सुन रहा था। जहां बादशाह आलम साहब बताते हैं कि ढाका में 80 लाख मुसलमानों का वोट काट दिया गया, वहीं हमारे जो आसिफ नाथ तिवारी साहब हैं कई बार भाजपा से कांग्रेस से भाजपा शिफ्ट करते रहते हैं, तो उनका मत भी उसी हिसाब से शिफ्ट कर रहा है। ये बता रहे हैं कि गड़बड़ी प्री डिफाइंड है। तो आसिफ साहब, ये आप वोट चोरी और वोट बेईमानी की बात आप आज कर रहे हो। आप सत्ता में रहे, लगातार आपकी सत्ता रही और कई प्रदेश में आप इसमें चुनाव जीते हैं। तो जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी होता नहीं है, जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां पे वोट चोरी का मामला बन जाता है। और असल में वोट चोरी का डिफिनीशन ही गलत है। आप ये कह सकते हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर, आप ये कह सकते हैं कि पोलिंग में गड़बड़ी। वोट एक ऐसा गुप्त अधिकार है जिसको आइडेंटिफाई करना, पता करना कि वो पक्ष के लिए गिरा है या विपक्ष के लिए गिरा है, इसको समझ पाना बहुत ही गुड विषय है। तो जिस प्रकार विपक्ष के लोग वोट चोरी को एक स्लोगन बना रखे हैं, एक तरह से कैसेट इनका जाम हो रखा है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है
कि ये चुनाव हार चुके हैं मनोवैज्ञानिक तौर पे, और हारे हुए चुनाव में अपनी बहानेबाजी किस प्रकार से तय की जा सके, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बल्कि इनका सही जवाब ये होता है कि जब आज लिस्ट आएगा, उस लिस्ट को हम अपने बीएलए के माध्यम से चेक करवाएंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कोई अवैध जुरा तो नहीं और कोई वैध हटा तो नहीं। और जब ये लिस्ट स्क्रूटनाइज होगा और अगर कोई गलत है तो निश्चित तौर पे इस पे हर दल, हम भी चाहेंगे, हमारे दल के लोग भी उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन खोल रखा है कि नॉमिनेशन के वक्त तक इलेक्शन कमीशन को विचार करना होगा अगर कोई वैध वोटर हटता है और कोई अवैध वोटर रहता है तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर गड़बड़ियां पाई गई तो जदयू पहली पार्टी होगी जो ऑब्जेक्शन रेज करेगी। ठीक है आलोक जी, ठीक है सर, हमारे BLA 2 हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, और हम लोग लगातार नजर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आए, हार्ड कॉपी आए, जो भी कॉपी आए उसको हम लोग बूथ लेवल पे पहुंचाएंगे। ठीक है सर, और अपने बूथ लेवल एजेंट से बात करके ये चेक करने का प्रयास करेंगे कोई अवैध जुड़ा तो नहीं और वैध हटा तो नहीं। ठीक है आलोक वज्र जी आपके पास आते हुए, ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं, किशोर कुणाल जी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, लौट रही हूँ सर। आलोक वज्र जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बिहार की सियासत में, राजनीति में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उस दौरान उम्मीद यही की जा रही हर किसी से कि शायद जनहित से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र किया जाएगा, लेकिन SIR का मुद्दा ऐसा यहाँ पर चिंगारी छिड़ी या फिर चिंगारी यहाँ पर सुलगती हुई नजर आई जिसकी आग सीधा दिल्ली में देखने को मिली। हमने तमाम चीजों को प्रदर्शन को लेकर देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और ऐसे में अगर मैं 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करूं उत्तर प्रदेश का, या 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करूं, तो संविधान को लेकर लगातार विपक्ष ये एक यहां पर सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा था या फिर इस तरह से चीजें फैलाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों की तरफ से छेड़छाड़ की जाएगी अगर आप लोगों की सरकार आए। आप लोगों को घाटा भी हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि SIR के मुद्दे पे इस तरह का प्रोपेगेंडा बना दिया जाए, रचा जाए, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में घाटा हो सके? सर अगर आवाज पहुंच रही है तो एक बार अनम्यूट कर दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक वत्स जी आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रखिए सर। देखिए रितु जी, मैं तीनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। राहुल गांधी जी हर चुनाव के पहले एक ऐसी चीज उठा देते हैं जिसका कहीं धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। राफेल के मामले में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के कहा। अंतोगत्वा उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी और उसमें कहीं चोरी का मामला नहीं सिद्ध हो पाया। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर करके खूब हंगामा किए, वो भी फिस हो गया। इसके बाद अब इन्होंने SIR का मामला उठाया है, उसको इन्होंने जोर शोर से पूरे देश में, खासकर बिहार में 1300 किलोमीटर का दौरा करके राजद की भीड़ को अपना भीड़ समझ के बड़ा उत्साहित हो गए। अंतोगत्वा उसकी परिणति हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को मन से गाली देना पड़ा, जिसका विपरीत असर चुनाव में पड़ने जा रहा है। मैं अभी 14 दिन बिहार के दौरे पे था, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया। मुझे रितु जी एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरा SIR के तहत वोट कट गया है। एक व्यक्ति। ये बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है आम जनता के बीच। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बिहार राजनीतिक रूप से एक सजग राज्य है। एक शाम की रोटी ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन राजनीति भरपेट होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वोट कट गया तो BLO के माध्यम से वो ऐसा हंगामा खड़ा करेगा कि चुनाव आयोग के लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। वहां किसी का वोट जिसका वोट सही है, किसी का वोट नहीं कटा है। और अभी ये कह रहे थे कि 80 लाख वोट ढाका में कट गया। अरे 65 लाख तो सिर्फ वोट ही कटे हैं। 80 लाख अगर ढाका में ही कट गया तो और जगह में तो पता नहीं करोड़ों में चले जाएगा। अरे कम से कम स्टैटिस्टिक्स तो ठीक रखिए बोलने के पहले। ठीक है। जितने भी लोगों की, ये मैं आपको बता रहा हूं, नोएडा में मैं रहता हूं, नोएडा में कम से कम मुझे 50 आदमी मिले हैं जिनका दोनों जगह वोट है। बिहार में भी है, यहाँ भी है। यहाँ आके वो एक तरीके से बच गए हैं, मकान बना लिया, बेटा बेटी की शादी कर दिया। अब यहाँ से बिहार कभी कभी साल में 1 या 2 साल में एक बार जाते हैं, लेकिन वोट वहां भी बनाए हुए हैं। तो इन लोगों का वोट अगर कट रहा है तो क्या दिक्कत है?
एसआईआर जैसी चीज तो पूरे देश में होनी चाहिए। ये सारे बाबाओं का, चाहे हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को, सबका एसआईआर होना चाहिए। संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि ये है कौन लोग, किस तरीके की काम कर रहे हैं। एसआईआर से शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे मान लेते हैं कांग्रेस के लोग या राजद के लोग जो वोट कटा है इन्हीं का वोट कटा है, ये कैसे मान लेते हैं? मुस्लिम का वोट कटा, अगर मान लीजिए मसलन मुस्लिम का वोट कटा तो ये मान लेते हैं कि मेरा वोट है। मुसलमान की औरतें 3 तलाक से निजात के बाद दबे छिपे भारतीय जनता पार्टी को भी भरपूर वोट कर रही है। ये कैसे मान लेते हैं? ये तो अलोकतांत्रिक बात है कि आपको पता है कि ये मेरा वोट है जो कटा है। कैसे, हाउ यू कैन प्रूव जो वोट कटा है वो आप ही का कटा है? मैं कहता हूं अगर किसी मुस्लिम लेडी का वोट कटा है तो मेरी वोटर है। 3 तलाक से निजात बहुत बड़ी बात है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। और निश्चित रूप से मान के चलिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आंधी बह रही है बिहार में। ठीक है, ये 50-60 सीट पर भी सिमट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डेवलपमेंट, कोई आदमी जंगल राज की वापसी नहीं चाहेगा। जहां चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के घर पे तय होता था कि फिरौती की रकम क्या होगी। साधु यादव, सुभाष यादव का तांडव, आईएएस ऑफिसर विश्वास की पत्नी के साथ क्या हुआ पूरा बिहार जानता है। इन सब चीज की पुनरावृत्ति नहीं होगी वहां। और जो प्रायोजित ढंग से अभी ये गड़बड़ी करने की कोशिश किए थे, हत्याओं का जो दौर चला था, उससे उसको भी लोग जानते हैं कि ये करवाया जा रहा है किया नहीं जा रहा है। खैर सर, ये तो आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के आरोपों को लेकर बस यही कि भाई सरकार अगर आपकी है तो आप लोग एक्शन लीजिए। अगर आपको पता है कि कौन कल्प्रिट है, कौन यहाँ पर विलेन है। ठीक है सर, लौट रही हूँ। आसिफ नाथ तिवारी जी, आपके पास आते हुए तमाम आरोप जो आप लोगों की तरफ से लगाए गए उसे बेबुनियाद बीजेपी जेडीयू बता रही है। देखिए, हमने तो कोई आरोप लगाए ही नहीं और बीजेपी से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ थे, बीजेपी तो चुनाव आयोग के लखायत बन के सामने आई। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने तथ्य रखा। और तथ्य क्या रखा? तथ्य जो भी रखा उसे कोर्ट ने बजाबता स्वीकार किया। इन लोगों ने तो पहले ही कह दिया कि नहीं, एसआईआर तो, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुकदमा चलेगा। तो पहले तो ये लोग ये रूमर देश में फैलाए हुए थे कि नहीं नहीं, तो मुकदमा ही नहीं चलेगा, वो तो संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसकी सुनवाई करेंगे। सुनवाई भी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस भी दिए और चुनाव आयोग जो एकदम अड़ियल रवैया अख्तियार किए हुए था उसे कई अपने फैसले लगातार बदलने भी पड़े, लगातार बदलने पड़े। हमने फैक्ट रखे। रितु जी, क्या ये फैक्ट नहीं है कि बिहार के कई ऐसे घर मिले, आप लोगों को ही, हम लोगों को भी, हम लोगों ने भी दी और आप लोगों ने भी दिखाए, जहां सिर्फ एक कमरे में 1000 में वोटर दिखाए गए, 4-4 हजार, 5-5 हजार वोटर थे। क्या ये फैक्ट नहीं है कि चुनाव आयोग ने एक नया प्रयोग किया, जीरो एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस बोला जीरो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई देश के इतने सारे राज्य हैं, जिले हैं, तहसीलें हैं, हर जिले हर तहसील से प्रमाण पत्र बनते हैं, क्या देश में एक भी कोई ऐसा? आसिफ नाथ जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं सर। आप जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ प्रूफ यहाँ पर दिए भी गए थे जो कि निश्चित तौर पर सही भी साबित हो सकते हैं अगर एसआईआर की सूची आएगी। लेकिन आसिफ नाथ जी, बीजेपी और जेडीयू यही सवाल आप लोगों से पूछ रही है कि भाई कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, तो वहां पर क्या वोट चोरी नहीं हुई? अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ किसी भी तरह से चुनाव नहीं होने देता और वो सिर्फ बीजेपी की जीत कराता है, तो कर्नाटक और हिमाचल में आप लोग कैसे आगे? फिर रितु जी, पहली बात तो ये कि एक और झूठ बोला गया कि हमारे वोटर, हमारा और उनका वोटर क्या होता है? वो तो देश का वोटर होता है और देश का वोटर कभी हमें चुनता है, कभी इन्हें चुनता है। हमारा इनका वोटर क्या होता है? ये तो हमारे किसी नेता ने नहीं कहा, ये भी एक झूठ लगातार हर मंच से बोला जा रहा है। अब रही बात इस राज्य उस राज्य में, कोई जरूरी नहीं है कि चोर हर जगह सफल ही हो जाए, ये जरूरी नहीं होता है। जेब कतरा हर जगह सफल हो जाए कोई जरूरी नहीं होता है ना। मेट्रो में सवार सारे लोगों की जेब काट ली जाती है क्या? लेकिन कुछ लोगों का मोबाइल तो निकाल ही लिया जाता है। पहले डीटीसी की बसें चलती थी ब्लू लाइन की, तो क्या सारे लोगों की जेब काट ली जाती थी? लेकिन उसमें 8-10 पैसेंजर की तो काट ही ली जाती थी। तो जहां जेब कतरा सफल हुआ वो सफल हो गया, जहां चोर सफल हुआ वो सफल हो गया।
अब ये उदाहरण दिया जाए कि भाई बस में तो 100 लोग सवार थे, सबकी जेब कट गई क्या? ये कोई तर्क नहीं ठीक है, मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जहां पर आप लोगों की पार्टी बनी है, आप लोग सरकार में काबिज हुए हैं, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में चोरी हुई है, वहां पर शायद आप लोगों को होना चाहिए था कल तक। बादशाह आलम जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आप लोग सर जुटे हुए हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया जा रहा है, तो क्या अब घर घर जाकर बिहार अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी उसके तहत SIR के बारे में लोगों को जागरूक किया गया? क्योंकि अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसे हमारे आलोक जी कह रहे हैं बीजेपी के हाल में कि सब कुछ गुडी गुडी है, ये तो इलेक्शन कमीशन इनके साथ है तो इनको हर चीज गुडी गुडी लगता है। ये एग्जाम्पल देते हैं कि जहां आपकी सरकार बन गई तो वहां वोट चोरी नहीं हुई। ये हर लेवल के ऊपर, जैसे तिवारी जी बता रहे हैं, ये वोट की चोरी करते हैं। इन्हें कहाँ करना है, कहाँ सरकार बनाना है। सरकार अगर इनकी नहीं आती है, जहां हार जाते हैं वहां खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते हैं, जैसे पीछे महाराष्ट्र में देखा आपने। दूसरी बात यह है कि देश के इस वक्त हालात बहुत खराब है मैडम। हर जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप लेह में देख लीजिए, यहाँ आप बरेली में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, आरक्षण चोर गद्दी छोड़। तो ये इस तरह का SIR का आज ये लिस्ट आ रही है, तो ये बिहार में भी बिल्कुल देखिएगा, ये बहुत मामला गड़बड़ होने वाला है। अगर इन्होंने वोट में हेराफेरी की है, अगर इतने लोगों को जिस तरह के आपके वो आ रहे हैं कि इतने वोटर्स के नाम काटे गए हैं, एक ऐसा बिहार के अंदर केस डेवलप होगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसको इलेक्शन कमीशन सीरियसली नहीं देख रहा है और बीजेपी की सरकार को हर चीज गुड्डी गुड्डी लग रही है कि हम अपना, इनके हाथ में सारा तंत्र है, हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, इस पर सोचना चाहिए हर पार्टी को भी। और हमारी जो है महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उस चीज को देख रही हैं और हम इसको हर तरह से लेके चल रहे हैं। ठीक है सर, वोट चोरी हालांकि नहीं होनी चाहिए, हर किसी का मत का यहाँ पर अगर अधिकार है। लेकिन एक और सवाल सर ऐड ऑन कर रही हूँ, जो कि आलोक वत्सी की तरफ से उठाया गया। उनकी तरफ से ये पूछा गया आप लोगों से कि विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारे वोटर्स काट दिए गए। आप लोगों को ये कैसे पता चल रहा है कि ये हमारा वोटर था या ये किसी और का वोटर है? अरे जो 65 लाख वोट इन्होंने जो लिस्ट अपना जारी किया था, उसके अंदर कौन कौन से वोटर थे उसकी भी पूरी एनालिसिस की गई कि जो भाजपा के वोटर्स नहीं है, जो विपक्ष के वोटर्स हैं, इन्हें कौन वोट देता है ये सब इनको पता है। ये कितना उसमें जुड़े हैं, कहां से कितना लाए हैं, इन्हें पता है किसका हटाना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के थ्रू तो ये उसका गलगैया किए हुए हैं, इनको तो हर चीज की खबर है। राहुल गांधी ने देखिए एक कंस्टिट्यूएंसी का जो है पर्दाफाश किया, क्यों उसके बाद ये इनका जो है दूसरा अनुराग ठाकुर जो है 6 का 1 घंटे के अंदर करके ला दिए। भाई उनके पास से कहां से ये सूचनाएं चली गई? तो ये तो पूरा बिहार की जनता, क्या भारत की जनता देख रही है और इस वक्त जो है स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आलोक वत्सी अपनी बात रखिए। देखते हुए चुनाव आयोग को भी सतर्क होना चाहिए। मैं एक चीज और ऐड कर दूं रितु जी, जल्दी से कह रहे हैं कि 3 चरण में चुनाव कराएंगे। ये तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कहती है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन। इनकी हिम्मत है एक दिन में पूरे बिहार का इलेक्शन करा दें। ठीक है सर, वो बात का मसला है। अभी SIR को लेकर बातचीत हो रही है तो उसी पर रहते, उसी पॉइंट पर रहते हैं। आलोक वत्सी जल्दी से। आलोक वत्सी एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर, उसके बाद अपनी बात रखिए आप। हाँ जी, बहुत हंगामा काटा असीत भाई के पार्टी ने और बादशाह आलम खान जी के पार्टी ने SIR के मुद्दे पे। परसों तक का इनको टाइम देता हूं मैं। ये गांधी मैदान में 11,000 आदमी ले आए जिनके कागजात के साथ कि जिनके वोट कटे, तो मैं मान जाऊंगा इनकी बात। ठीक, ये लाखों की बात कर रहे हैं ना कि लाखों लोगों के वोट कट गए हैं जो इनके थे। ये मात्र 11,000 आदमी को परेड कराते हैं गांधी मैदान में और विद डॉक्यूमेंट की इनके वोट कट गए। आसिफ नाथ जी, है कोई जवाब? देखिए 500 आदमी नहीं ला पाएंगे रितु जी, मैं आज चैलेंज करता हूँ। ये मिसनोमर है, ये बिहार की जनता को मनगढ़ंत बात पे घुमाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी वैसी बात। इनके तो जो सुप्रीमो है वो ऑलरेडी सजावता है। ठीक है सर, आसिफ नाथ जी जल्दी से बताइए, चैलेंज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, उसे आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? आसिफ नाथ जी, राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे थे, कोई और बोल रहा है बीजेपी को इस देश के समय। बादशाह आलम जी बस 1 सेकंड में लौट रही हूँ। शाम तक निकल के बादशाह आलम जी लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। आसिफ नाथ जी जल्दी से, हाँ या ना?
बीजेपी इस देश के संविधान और कानून का सम्मान नहीं करती। उसे नहीं पता है कि गांधी मैदान में लोगों को ला देने से डिसीजन नहीं होता है। वो सारे कागजात, मुकदमा चल रहा है ना सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है, और उसी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार कार्ड और अन्य आवास प्रमाण पत्र और बाकी चीजों को उसमें शामिल, हालांकि देखिए सर, जब आप लोगों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और बाकी डेलीगेशन के लोगों को बुलाया था, लेकिन आप लोगों ने सड़कों पर उतरना जरूरी समझा और प्रदर्शन में पहुंच गए थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। किशोर कुणाल जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लूंगी कि अगर आज सूची जारी होती है तो क्या विपक्ष यहां पर चुप बैठ जाएगा या उसके बाद आगे नई सियासत देखने को मिलेगी? जल्दी से रखिएगा अपनी बात। ठीक है सर, आपकी आवाज में शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल समय की फिलहाल इतनी ही कमी है, क्योंकि मुझे चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।